हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। आज हम सीएस एग्जीक्यूटिव में बात कर रहे हैं। हमारा एक टॉपिक है इनकम टैक्स एक्ट का, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द एक्ट रिगार्डिंग द इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ठीक है, सेक्शन नंबर 45 से इसका ब्लॉक स्टार्ट होता है एंड इट गोज अप टू सेक्शन नंबर 55 कैपिटल ए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कैपिटल गेन की। ठीक है, कैपिटल गेन के रिगार्डिंग इन्होंने बोला है कि वैसे तो ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो एक डिबेट हमेशा बना रहता है कि जब कैपिटल रिसिप्ट है तो फिर टैक्सेबल कैसे है इनकम टैक्स में, क्योंकि यूजुअली इनकम टैक्स में रेवेन्यू रिसिप्ट टैक्सेबल होते हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट को टैक्सेबल कैसे किया जा रहा है। लेकिन द पॉइंट इज, इन्होंने एक उसका रीजन दिया है। सेक्शन 2 जो है हमारा, उसका जो क्लॉज नंबर 24 है, विच इज रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ इनकम, इट स्पेसिफिकली इंक्लूड्स कैपिटल गेन्स। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन कैपिटल गेन के ऊपर इनकम टैक्स एप्लीकेबल है। अगर ये चीज यहाँ पे नहीं लिखी होती तो टैक्सेबिलिटी नहीं आती, यह ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्टली चलते हैं जो मेन चार्जिंग सेक्शन है। चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 45। सेक्शन 45 इज नॉट अ स्मॉल सेक्शन, इसके अंदर बहुत सारे सबसेक्शंस हैं। मेरे हिसाब से 6 या 7 सबसेक्शंस आएंगे, आप जो देखेंगे बारी बारी से, और उन सारे सबसेक्शंस में कुछ ना कुछ चार्जिंग सेक्शन वाली बात आपको मिलेगी, जिससे क्लैरिफाई होगा कि हाँ, इस सिचुएशन में भी कैपिटल गेन जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। तो लेट अस स्टार्ट। चार्जिंग सेक्शन में हम देख रहे हैं एक कैपिटल असेट होनी चाहिए। अगर उसको आप प्रीवियस ईयर में किसी को ट्रांसफर करते हैं तो उस पर आएगा कैपिटल गेन, सब्जेक्ट टू द एग्जेम्पशंस अंडर सेक्शन 54। ठीक है, अब यहाँ पे इन सब टर्म्स का अपना एक मतलब है। कैपिटल असेट का भी अपना मतलब है, ट्रांसफर का भी अपना मतलब है, प्रीवियस ईयर आप समझते हैं ऑलरेडी। कैपिटल गेन का अपना मतलब है, और एग्जेम्पशंस की बात भी हम करेंगे। ये सब हमारे चैप्टर का हिस्सा है जो थ्रू आउट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट अस गो वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज कैपिटल असेट। तो एग्जैक्टली कैपिटल असेट होता क्या है, जब तक ये क्लियर नहीं होगा तो आप डिसाइड कैसे करेंगे कि हाँ, इस पे कैपिटल गेन आएगा या नहीं आएगा। तो इट इज द वेरी बेसिक थिंग। तो लेट अस सी सेक्शन नंबर 12, अगेन डेफिनेशन, उसका क्लॉज है 14 और कैपिटल असेट की डेफिनेशन है। उन्होंने बोला प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन असेसी वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन। या तो सब कुछ इंक्लूड कर दिया। कैपिटल असेट मीन्स एनी काइंड ऑफ प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड बाय असेसी वेदर फॉर द यूज ऑफ हिज बिजनेस और नॉट। तो ये तो कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने, सारे असेट्स आ गए। तो फिर कैसे डिसाइड करें कि क्या करना है इसमें और क्या नहीं करना है। तो उन्होंने इसके लिए फिर नीचे कुछ एक्सक्लूजन्स भी दिए हुए हैं जो आपके सामने है। एक्सक्लूजन्स में उन्होंने बोला है स्टॉक इन ट्रेड, कंज्यूमेबल्स, स्टोर्स, रॉ मटेरियल्स विच आर हेल्ड फॉर बिजनेस पर्पस। मतलब बिजनेस के जो भी आपके स्टॉक और रॉ मटेरियल्स, कंज्यूमेबल्स जो कुछ भी हैं, दे आर नॉट कैपिटल असेट। ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए कि स्टॉक और रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स और ये सब अगर आप बेचते हो या यूज करते हो तो उस पर कैपिटल गेन नहीं आने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर बनाया हुआ गुड्स जो बिजनेस के लिए है उसको बेचोगे तो उसके ऊपर तो बिजनेस इनकम आपकी शो होने ही वाली है। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद बात हो रही है सेकेंड पॉइंट की, विच इज द पर्सनल इफेक्ट। अब पर्सनल इफेक्ट में उन्होंने बोला है मूवेबल प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द असेसी और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली विच इज डिपेंडेंट ऑन हिम। मतलब आपकी जो भी पर्सनल इफेक्ट्स की चीजें हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी है, फर्नीचर है, कपड़े हैं, जूते हैं, ज्वेलरी यहाँ पे नहीं आएगा, वो एक्सक्लूडिंग है। ठीक है, तो जो आपकी पर्सनल यूज की चीजें हैं या फिर आपकी फैमिली या आपके घर में जो चीजें यूज हो रही है वो कैपिटल असेट नहीं। इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ। आप OLX पे, क्विकर पे अपने घर की कोई चीज़ बेच रहे हैं जो आपकी पर्सनल चीज़ है, आपका मोबाइल फ़ोन है, घर का फर्नीचर है, ऐड नहीं आता है, मतलब एकदम से OLX पे आपने डाला, बायर मिल गया, आपने बेच दिया। ठीक है, वही होता है। तो दैट वे यू कैन सेल योर पर्सनल बिलोंगिंग्स टू एनीबडी। ठीक है, अब वो चीज़ अगर आप बेच भी रहे हो तो पहली चीज़, अगर आपने कोई फर्नीचर खरीदा था आज से 5 साल पहले, आज आप उसको बेच रहे हो तो शायद ही आज आपको उसकी पूरी वैल्यू मिले। ठीक है, वैल्यू कम ही मिलेगी, तो इसलिए उसमें गेन होता नहीं है। बाई चांस कोई फर्नीचर काफ़ी पुराना है, बहुत अच्छा क्वालिटी का है, और तब के टाइम में आपको बहुत सस्ते में मिला था, और आज के टाइम में अगर उसकी आधी वैल्यू भी लेने जा रहे हैं, मतलब करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से, तो भी तब से ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस प्रॉफिट के ऊपर कोई कैपिटल गेन लगने वाला है, वो कैपिटल गेन में कवर अप नहीं होता। ठीक है, यह ध्यान रखना। इसके बाद बोला है रूरल एग्रीकल्चर लैंड। तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है। रूरल एग्रीकल्चर लैंड में ये क्लियर किया कि अगर आपकी ज़मीन अर्बन एरिया में है तो उसको बेचने पे कैपिटल गेन लगेगा, अगर रूरल एरिया में है तो उसको बेचने पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो पॉइंट फिर यही आता है कि रूरल एरिया क्या होता है और अर्बन एरिया क्या होता है, तो क्लैरिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव पॉइंट है,
अभी मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ, ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा वैसे होपफुली, और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसको एक बार ड्रॉ करके एज अ डायग्राम भी उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है एनी एरिया विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी और अ कैंटनमेंट बोर्ड एंड विच हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ नॉट लेस देन 10,000 पीपल, मतलब एक ऐसा एरिया जहाँ पे आपकी ज़मीन बिलोंग करती है, ठीक है, वो लोकेशन जिस म्यूनिसिपैलिटी या जिस कैंटनमेंट बोर्ड के ज्यूरिसडिक्शन में आती है, वहाँ की पॉपुलेशन अगर 10,000 लोग या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये ज़मीन जो है वो अर्बन एरिया में है, और अगर उसको बेचा जाए तो उस पर जो कैपिटल गेन होगा वो टैक्सेबल होगा, ठीक है। पॉपुलेशन 10,000 लोगों से ज़्यादा या 10,000 होनी चाहिए उस एरिया में जहाँ पे आपकी ज़मीन है, वो एरिया जिस म्यूनिसिपैलिटी या कैंटनमेंट बोर्ड के रेंज में आता है। इसके बाद बोला है एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली फ्रॉम द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी और अ कैंटनमेंट बोर्ड। अब यहाँ पे बोला है कि अगर आप ऊपर वाले पॉइंट से बच गए तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपके म्यूनिसिपल ज्यूरिसडिक्शन में 10,000 से कम पॉपुलेशन है और आपने सोचा कि चलो बहुत बढ़िया, अपना तो फ़ायदा हो गया, अब बच गए, अब हमारे एरिया में तो इतने लोग है ही नहीं, ठीक है, तो हमारी ज़मीन तो रूरल हो गई। उन्होंने बोला रुक जाओ यार, हमें भी जो टैक्स कमाना है, इतनी आसानी से आपको थोड़ी ना छोड़ देंगे, कुछ और आइडिया लगाएंगे। तो जो ये जो आइडिया लगाया है ना सेकेंड पॉइंट में, उसमें देखो क्या बोला है, उसमें उन्होंने बोला है कि एनी एरिया विद इन द डिस्टेंस मेजर्ड एरियली, मतलब अगर आपके म्यूनिसिपल रेंज में, ठीक है, आपकी म्यूनिसिपल जो रेंज जैसे ज़मीन है आपकी, उसकी पूरी म्यूनिसिपल रेंज आपकी देखी जाएगी, उसमें 10,000 लोग नहीं है तो कोई बात नहीं, अपनी म्यूनिसिपल रेंज से बाहर निकल के देखो, आपकी म्यूनिसिपल रेंज से बाहर निकल के देखो, अगर अगले 2 किलोमीटर के रेडियस में, पूरा रेडियस देखा जाएगा, मतलब आपकी ज़मीन है, आपकी म्यूनिसिपैलिटी की रेंज है, वहाँ से 2 किलोमीटर की रेंज पूरी देखी जाएगी, वो 2 किलोमीटर के रेडियस में अगर पॉपुलेशन 10,000 लोगों से ज़्यादा हुई और अप टू 1 लाख पीपल हुई, ठीक है, 10,000 से 1 लाख के बीच में अगर पॉपुलेशन निकली, तो भी ये बहाना हमारे लिए काफ़ी है कि हम आपकी ज़मीन को रूरल नहीं अर्बन मानेंगे, ठीक है। तो ये क्लैरिफाई हो गया। इसके बाद तीसरा बोला है अगर ये भी नहीं हुआ, मतलब अगले 2 किलोमीटर की जो हम बात कर रहे थे हमारी म्यूनिसिपल रेंज से बाहर, तो उस 2 किलोमीटर के रेडियस में 1 लाख की पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, और आगे चलते हैं, 6 किलोमीटर का रेडियस देखेंगे, ठीक है। पॉइंट वही रहेगा, हमारी म्यूनिसिपल रेंज की जो बाउंड्री है वहीं से 2 किलोमीटर, वहीं से 6 किलोमीटर, और डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन में नापा जाएगा, इसलिए बोला है मेजर्ड एरियली, मतलब ऊपर से अगर आप देख रहे हो जैसे आप गूगल मैप्स देखते हो ना, वैसा हो गया। तो 6 किलोमीटर्स का जो रेडियस है वो नापा जाएगा, और अगर उसमें पॉपुलेशन 1 लाख से ज़्यादा है और 10 लाख से कम हो, उस रेंज के बीच में है, मतलब 1 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए, तो उस सिचुएशन में आपकी ज़मीन जो आपके म्यूनिसिपल रेंज में है वो अर्बन एरिया में आ जाएगी, कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल हो जाएगी। ये भी नहीं हुआ, मतलब 6 किलोमीटर के डिस्टेंस के रेडियस में टोटल पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख से 10 लाख के बीच में नहीं है, ठीक है, उससे कम है, तो फिर क्या होगा, बोले कोई बात नहीं, अपने और आगे जाएंगे, मतलब छोड़ेंगे नहीं आपको, 8 किलोमीटर का रेडियस देखेंगे, और अगर 8 किलोमीटर के रेडियस में पॉपुलेशन मिनिमम 10 लाख है या 10 लाख से ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में हम बोल सकते हैं कि अगेन इट इज़ अ कैपिटल असेट। क्लियर, तो ये कुछ कंडीशंस हैं यहाँ पे। इसके बाद बोला है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स, डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स विच आर इशूड अंडर द गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। गोल्ड बॉन्ड्स इशू होते हैं हर 2-3 महीने में, आप खरीद सकते हो, तो अगर आप उसमें गोल्ड खरीद के रख लो तो 8 साल तक आप वो पैसा उसमें मेंटेन करो, यू कैन नॉट सेल दोज यूनिट्स। और वर्चुअल गोल्ड खरीद रहे हो आप, हर 6 महीने में आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, और 2.5% पर एनम का इंटरेस्ट रेट है, और जब मेच्योरिटी होगी उस दिन गोल्ड का जो रेट होगा उतना पैसा आपको मिलेगा, दैट वे यू कैन इन्वेस्ट इन दोज स्कीम्स, ठीक है। फिर इसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन सच बॉन्ड्स एंड डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स ऑल्सो एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 15, ठीक है। तो ये बोला हुआ है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो 4th पॉइंट है ये कैपिटल असेट की कैटेगरी में नहीं है, तो कैपिटल गेन तो नहीं लगेगा, और वैसे भी इन सारी इंटरेस्ट इनकम को भी 10 सबसेक्शन 15 में एग्जेम्प्ट किया, तो जो वैल्यू बढ़ी गोल्ड बॉन्ड्स की वो भी एग्जेम्प्ट, और जो उस पर आपको इंटरेस्ट मिला वो भी एग्जेम्प्ट, दोनों क्लैरिफाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं विच इज रिगार्डिंग दी शॉर्ट टर्म असेट एंड लॉन्ग टर्म असेट। कैपिटल असेट जो है वो 2 टाइप की होती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट STCA और LTCA, दैट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। आपने एक असेट को अपनी ओनरशिप में कितने टाइम तक होल्ड किया उस पर डिपेंड करेगा कि उसको हम कौन सी कैटेगरी में गिने, ठीक है।
तो देख लेते हैं, मैं आपको क्लैरिफाई करवा देता हूँ। 2-3 अलग अलग रेंजेस है। सबसे पहले बोला है सेक्शन 2 और उसका क्लॉज है 42 कैपिटल ए, इट डिफाइंस एसटीसीए एज अ कैपिटल असेट हेल्ड बाय असेसी नॉट मोर देन 36 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ट्रांसफर। मतलब मैक्सिमम होल्डिंग पीरियड अगर आपका 36 months है, उससे ज्यादा नहीं है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि जो कैपिटल असेट है वो शॉर्ट टर्म, ठीक है। बट इसमें कुछ पॉइंट्स आएंगे। हाउएवर अ सिक्योरिटी अदर देन अ यूनिट लिस्टेड इन अ रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, में शॉर्ट फॉर्म लिखा है आरएससी, और अ यूनिट ऑफ एन इक्विटी ओरिएंटेड फंड और अ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया फंड और अ जीरो कूपन बॉन्ड will be considered as a long term asset if it is held for a period of more than 12 months। तो अगर आपने एक इक्विटी ओरिएंटेड फंड का म्यूचुअल फंड यूनिट, या फिर उन्होंने बोला है कि एक अनलिस्टेड सिक्योरिटी, या फिर एक यूटीआई का यूनिट, या फिर जीरो कूपन बॉन्ड, इन सारी चीज़ों को 12 महीने से ज़्यादा होल्ड कर लिया तो वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। एक्चुअली 3 क्राइटेरिया है, 12 months, 24 months, 36 months। आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि जो नॉर्मल जनरल डेडलाइन है दैट इज 36 months जो ऊपर देखी, स्पेसिफिक केसेस में 12 months है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। सिक्योरिटी लिस्टेड इन आरएससी, सॉरी वो मैंने थोड़ा शायद उल्टा बोला, मिक्स कर दिया। अ सिक्योरिटी लिस्टेड इन आरएससी मतलब अगर आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, शेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो लिस्टेड है आरएससी में, तो उसके लिए 12 महीने। फिर बोला है यूनिट या फिर इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट। इक्विटी ओरिएंटेड फंड का यूनिट मतलब एक ऐसा म्यूचुअल फंड जो अपना पैसा जितना भी लोगों से कलेक्ट करता है, जो पूल क्रिएट करता है, उसका 65% जो है मिनिमम वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करता है और बाकी का डेट सिक्योरिटीज में, तो उसको हम बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड फंड। तो ऐसा एक जो इक्विटी ओरिएंटेड फंड है उसका यूनिट अगर आपके पास है तो वो भी 12 महीने के बाद लॉन्ग टर्म हो जाता है। यूटीआई की जो हम बात कर रहे हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उनके भी जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके लिए भी सेम पॉइंट, जीरो कूपन बॉन्ड के लिए भी सेम पॉइंट, ठीक है। तो मैंने पूरा रिपीट कर दिया आपके लिए। फिर बोला है शेयर ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ शेयर विच इज लिस्टेड, मतलब अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स अगर आपके पास हैं तो उसमें होल्डिंग पीरियड देखा जाता है 24 months, ठीक है, ये क्लियर हो गया। असेट्स अदर देन एसटीसीए आर नोन एज एलटीसी, कुछ नया सुना है उन्होंने, ठीक है। एंड द गेन्स अराइजिंग देयर फ्रॉम आर नोन एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, ये इंप्लाइड हो गया ना, जो एसटीसीए नहीं है वो एलटीसीए है, नहीं भी बोलते तो हम समझ जाते, इतना डिफिकल्ट तो नहीं था। एन असेट शुड बी हेल्ड फॉर मोर देन 36 months इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ इट्स ट्रांसफर टू बिकम अ लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट, वही बात जो ऊपर बोली थी। अब इन्होंने एक और प्रोविजो लाया है इसमें, अ कैपिटल असेट बीइंग इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इसकी बात हो रही है। तो 1 April 2017 से उन्होंने बोल दिया कि अगर आपने 24 months से ज़्यादा होल्ड किया है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को, वो लॉन्ग टर्म हो जाती है। ये चेंज आया था 1 April 2017 से, उसके पहले ये भी 36 months ही था, मतलब 36 का 24 कर दिया इन शॉर्ट, ये ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो ये पूरा एक बार पढ़ के वापस से क्लैरिफाई कर लेना कि आपको ये याद हुआ कि नहीं। एमसीक्यू है, सम्स है, याद नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है, तो आपको उसको याद करना पड़ेगा काफ़ी अच्छे से। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। मैं पहले डेफिनेशंस पूरी कर लेता हूँ, एक डेफिनेशन लास्ट बाकी है, वो पेज नंबर 4 पे, पहले आप उस पे आना। सेक्शन 2 क्लॉज 47, डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर इंक्लूड्स सेल, एक्सचेंज, रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट। मैंने असेट बेच दी, एक्सचेंज कर ली, उसका टाइटल क्विट कर दिया, रिलिंक्विशमेंट। एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, मुझे मेरे पास उस प्रॉपर्टी में जो भी यूजेज के राइट्स थे वो मैंने छोड़ दिए। मेरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने कंपलसरीली अक्वायर कर ली। मेरी प्रॉपर्टी जो कैपिटल एसेट थी, पर्सनल एसेट थी, मैंने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया। अलाउिंग द पोजेशन ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन्ड इन परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में मैंने प्रॉपर्टी का पोजेशन दे दिया। एनी ट्रांजैक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। द रिडेम्पशन ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो तो ऑल दीज ट्रांजैक्शंस आर कंसिडर्ड टू बी ट्रांसफर, ठीक है। तो ये डेफिनेशन में उन्होंने कवर किया। जो 6th पॉइंट में बोला था, एनी ट्रांजैक्शन लाइक बिकमिंग अ मेंबर, अक्वायरिंग शेयर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, तो वो भी ट्रांसफर माना जाता है अगर उसमें आपको कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी का राइट मिल रहा है। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि बिल्डर्स क्या करते हैं, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी क्रिएट करते हैं। उसमें अगर आपको प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको एक मेंबर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो जो पैसा प्रॉपर्टी के लिए आपको देना होता है ना, उतना पैसा आप देते हैं फॉर बिकमिंग मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी, एंड बीइंग द मेंबर आपको एक
सर्टिफिकेट जो है वो उसके बदले मिलता है। दैट इज द पॉइंट। तो ये है सेक्शन 2 और उसका क्लॉज 47। तो ये पॉइंट बोला हुआ है। तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ आया होगा। तो डेफिनेशंस के बारे में जितना कुछ अभी हमें डिस्कस करना था वो तो हमने कर लिया है। अब जो बीच में पॉइंट बाकी छोड़ा था उस पर आ जाते हैं। तो आप पेज नंबर 3 पे आ जाओ। पेज नंबर 3 पे उन्होंने बोला है कि व्हाट इज होल्डिंग पीरियड। ठीक है, तो अब ये पूरा डिटेल्ड आंसर है। होल्डिंग पीरियड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन का पार्ट है ये। होल्डिंग पीरियड इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस विल डिसाइड दैट वेदर द गेन विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, एंड विच डिपेंड्स ऑन whether the asset is short term capital asset और long term capital asset। तो अगर होल्डिंग पीरियड पता होगा तो मालूम पड़ेगा 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, उसके बेसिस पे डिसाइड होगा दैट द असेट इज लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, और उस हिसाब से गेन होगा। अब डिफरेंस है रेट्स में। एलटीसीजी के टैक्सेशन रेट्स अलग है, एसटीसीजी के टैक्सेशन रेट्स अलग है। वो हम आगे 111, 112 की सीरीज में देखने वाले हैं। तो अभी मैं रेट्स पे नहीं जा रहा हूँ, पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करते हैं। रेट्स वाला पार्ट कैलकुलेटिव है, वो लास्ट में हो सकता है, उसकी अभी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो होल्डिंग पीरियड अलग अलग सिचुएशन में क्या होता है उसको यहाँ पे क्लैरिफाई करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे उन्होंने बोला शेयर्स हेल्ड इन अ कंपनी इन लिक्विडेशन। एक ऐसी कंपनी जो अब लिक्विडेशन में जा चुकी है और उसका प्रोसेस चल रहा है, तो उसके जो शेयर्स हैं वो आपने होल्ड कर रखे हैं। मतलब ऐसा हो गया कि कंपनी के शेयर्स जो आप काफी टाइम से एक पर्टिकुलर डेट से होल्ड कर रहे हैं, आज वो कंपनी वाइंडिंग अप में जा चुकी है। तो आपका होल्डिंग पीरियड अब कितना, क्योंकि एक बार कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, यू नो कि उसके बाद आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे अब कैसे डील करें इसके साथ, उस चीज का क्लैरिफिकेशन यहाँ पे वो दे रहे हैं कि आपका होल्डिंग पीरियड डेट ऑफ परचेज से लेके डेट ऑफ कमेंसिंग ऑफ वाइंडिंग अप, जिस दिन वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट हुआ उस दिन तक ही देखा जाएगा। और उसके बाद अगर हम देखें, ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, लिक्विडेशन का प्रोसेस जब स्टार्ट हो गया तो दैट ड्यूरेशन इज नॉट इंक्लूडेड इन योर होल्डिंग पीरियड। तो अगर आपने सपोज 2018 में शेयर्स खरीदे थे और आज कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई, तो आपका होल्डिंग 2018 की उस डेट से आज की डेट तक का ही होगा। भले आपका लिक्विडेशन प्रोसेस कंपनी का अगले 2 महीने तक चले और फिर आपको आपके पैसे वापस मिले, बट वो 2 महीने काउंट नहीं होंगे। ये क्लैरिफिकेशन है। तो ये सब चीजें क्लियर आउट होना बहुत जरूरी है, वरना कंफ्यूजन होगा तो टैक्सेशन में प्रॉब्लम ही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद असेट बिकम्स द प्रॉपर्टी ऑफ असेसी अंडर द सर्कमस्टांसेस विच आर मेंशन्ड इन सेक्शन 49 सबसेक्शन 1। मैं आपको इसका एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। 49 सबसेक्शन 1 में कुछ पॉइंट्स है, उसमें से एक पॉइंट है दैट इज गिफ्ट। अब गिफ्ट वाले केस में क्या हो रहा है कि अगर सपोज मेरे पास एक कैपिटल असेट है जो मैंने आपको गिफ्ट कर दी, या बाई इनहेरिटेंस मिल गई आपको, या आपको विल में मिल गई, ठीक है, कि आपके पेरेंट्स की या किसी की विल थी और उनमें आपको प्रॉपर्टी मिल गई, तो एनी बाई सच मोड, ठीक है। तो गिफ्ट, विल, इनहेरिटेंस, ऐसे में से अगर किसी भी मोड से आपको प्रॉपर्टी मिलती है तो उसमें आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो जीरो है। आपने तो प्रॉपर्टी के लिए कोई पैसा दिया नहीं, ना ही आपने उस प्रॉपर्टी को अब तक होल्ड किया था। तो इन्होंने बोला कि होल्डिंग पीरियड जो है यहाँ पे प्रीवियस ओनर का, वो भी आपके होल्डिंग पीरियड में ऐड होगा। सपोज आपके पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी परचेज की थी 2005 में, उन्होंने आपको ट्रांसफर की 2018 में, और अब आप जाके उसको सेल कर रहे हैं 2020 में, तो आपका होल्डिंग पीरियड 2 साल का नहीं, आपका होल्डिंग पीरियड 15 साल का माना जाएगा। मतलब 2005 से लेके 2020 तक ये आपका होल्डिंग पीरियड जो है वो माना जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फ्रॉम 2005 टिल 2020 मीन्स इन शॉर्ट, in case of section 49 subsection 1 gift, will, inheritance etc., the holding period of the previous owner shall be added to the holding period of the current owner। मतलब आपके इस होल्डिंग पीरियड में प्रीवियस ओनर का होल्डिंग पीरियड भी इंक्लूडेड माना जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट, शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी। अमालगमेशन वाली बात है, देखो बहुत इजी पॉइंट है, अमालगमेशन की बात कर रहे हैं। अब अगर 2 कंपनीज अमालगमेट हो गई, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, आप ए लिमिटेड के शेयर होल्डर हो, ठीक है, और अब ए लिमिटेड बी लिमिटेड के साथ अमालगमेट हो गई और नई एंटिटी बन गई ए बी लिमिटेड। तो अब आपको ए बी लिमिटेड का नया शेयर सर्टिफिकेट मिलेगा और पुराना वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, आपका होल्डिंग पीरियड नया स्टार्ट होगा आज से, या पुराना होल्डिंग पीरियड है वहीं से कंटिन्यू होगा। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस भी हम लगाएं तो जो इतने साल से मैं शेयर्स होल्ड कर रहा था वो होल्डिंग पीरियड तो काउंट होना ही चाहिए। ये तो सिर्फ कंपनी का नाम चेंज हुआ, अमालगमेशन हो गया, बट मैं तभी भी मालिक था, मैं अभी भी मालिक हूँ, मैंने कुछ नया इन्वेस्टमेंट नहीं किया।
तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स 2011 में खरीदे, वो 2016 में अमालगमेट हो गई और आपने उसको 2017 में उन शेयर्स को बेचने की कोशिश की, तो आपका होल्डिंग पीरियड 2011 से ही काउंट होगा, वो 16 से काउंट नहीं होगा। क्लियर। इसके बाद शेयर्स इन एन इंडियन कंपनी, सॉरी वो अमालगमेशन वाला पॉइंट हमने देख लिया है। अमालगमेशन के साथ साथ अगर रीस्ट्रक्चरिंग या फिर डीमर्जर भी होता तो भी ये चीज़ इम्प्लाई होती है कि डीमर्जर वाले में भी पॉइंट सेम ही रहता है। कैपिटल एसेट बीइंग अ शेयर और एनी अदर सिक्योरिटी सब्सक्राइब टू बाय द असेसी ऑन द बिहाफ on the basis of his right to subscribe to such financial asset or subscribed to by the person in whose favor the assessee has renounced the right, the period shall be reckoned from the date of allotment of such financial asset. In short ऐसा हो गया कि कंपनी ने आपको राइट शेयर्स ऑफर किए, ठीक है। अब राइट शेयर्स जब कंपनी ने आपको ऑफर किए तो एक होता है डेट ऑफ ऑफर, एक होता है कि ऑफर कितने दिन ओपन रहेगा इन विच यू कैन डिसाइड एंड आंसर, और फिर उसके बाद एक होता है डेट ऑफ अलॉटमेंट। ये बेसिक प्रोसीजर है। तो डेट ऑफ अलॉटमेंट जो है वहां से आपका होल्डिंग पीरियड स्टार्ट होता है, ठीक है। या अगर आपको राइट नहीं चाहिए और वो राइट आपने किसी को रिनाउंस कर दिया, तो उसने भी जब वो राइट एक्सरसाइज किया और उसको शेयर अलॉट हुए, वहां से होल्डिंग पीरियड स्टार्ट होगा। मतलब जिस दिन कंपनी ने आपको राइट शेयर्स खरीदने का ऑफर किया, वहां से होल्डिंग पीरियड स्टार्ट नहीं होता है, क्योंकि अभी तो आपको सिर्फ राइट ऑफर मिला है, शेयर्स नहीं मिले। आप हाँ बोलोगे तो शेयर आपके नाम पे अलॉट होंगे ना, ये कोई बोनस शेयर नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री है तो सबको मिलेंगे, ऐसा नहीं हो रहा है। बस ये क्लैरिफाई किया। दूसरे पॉइंट में, पॉइंट नंबर 6, कैपिटल एसेट बीइंग अ फाइनेंशियल एसेट अलॉटेड विदाउट एनी पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग ऑफ एनी अदर फाइनेंशियल एसेट, द पीरियड शैल बी रेकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ सच फाइनेंशियल एसेट। विदाउट पेमेंट बोला है, ठीक है। ये बोनस शेयर की बात हो रही है। अगर आप थोड़ा ध्यान से वापस पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि ये बोनस शेयर की बात हो रही है। तो इस केस में होल्डिंग पीरियड कहाँ से देखा जाएगा? कैपिटल एसेट बीइंग अ फाइनेंशियल एसेट अलॉटेड विदाउट एनी पेमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग एनी अदर फाइनेंशियल एसेट। क्योंकि आप शेयर्स होल्ड कर रहे हो इसलिए आपको ये बोनस शेयर मिल रहे हैं। द पीरियड शैल बी रेकॉर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ सच फाइनेंशियल एसेट। तो यहाँ पे ये क्लियर कर दिया। तो जो फाइनेंशियल एसेट अभी आपको यहाँ पे अलॉट की जा रही है उसका होल्डिंग पीरियड यहीं से काउंट होगा। तो इन शॉर्ट ओरिजिनल शेयर्स का होल्डिंग पीरियड तब से और बोनस शेयर्स का होल्डिंग पीरियड आज से और अब से, ठीक है। क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 7, डीमर्जर, अच्छा मैंने आपको बता ही दिया। पॉइंट नंबर 8 जो है ना, उसमें उन्होंने डीम्यूचुअलाइजेशन या कॉर्पोरेटाइजेशन प्रोसेस की बात की है। ये हो चुका। जो स्टॉक मार्केट है पहले ये एक एओपी की तरह काम करता था, एसोसिएशन ऑफ पर्सन काइंड ऑफ, अनइनकॉर्पोरेटेड था। फिर इसको एक प्रॉपर कंपनी के फॉर्मेट में कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो तब जो लोग इसके मेंबर थे उनके पास जो इसका हिस्सा था उनको कॉर्पोरेटाइजेशन प्रोसेस के थ्रू शेयर्स दिए गए। तो उनका होल्डिंग पीरियड में वो पुराना होल्डिंग पीरियड भी इंक्लूड किया जाता है, ऐसा बोला गया, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बात हो रही है कैपिटल एसेट बीइंग इक्विटी शेयर और शेयर्स इन अ कंपनी अलॉटेड परसुएंट टू, अच्छा यहाँ पे भी वही है, डीम्यूचुअलाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वेयर प्रेफरेंस शेयर्स आर कन्वर्टेड इनटू इक्विटी द होल्डिंग शैल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ये भी वही हो गया, जिस दिन आपको प्रेफरेंस मिले थे वहां से होल्डिंग पीरियड माना जाएगा। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर शैल बी टेकन एज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ इक्विटी शेयर्स। क्योंकि कन्वर्जन हो रहा है तो आपने इक्विटी के लिए कोई अलग पैसे तो दिए नहीं है, जो आपने प्रेफरेंस के लिए दिए थे उसी बेसिस पे कैलकुलेशन हुआ है, तो ये इम्प्लाइड था। नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहे हैं वेयर यूनिट्स आर हेल्ड बाय एन असेसी इन द कंसोलिडेटिंग प्लान ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम मेड इन कंसिडरेशन ऑफ द अलॉटमेंट टू हिम ऑफ यूनिट्स इन द कंसोलिडेटेड प्लान ऑफ दैट स्कीम ऑफ म्यूचुअल फंड, then the period of holding shall include the period from which the units in the consolidated plan of mutual fund scheme were held by him। तो यहाँ पे कन्वर्जन हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है, म्यूचुअल फंड स्कीम का कुछ कन्वर्जन किया गया है। तो जो पुरानी स्कीम में आपके पास म्यूचुअल फंड यूनिट्स थे और जो नई स्कीम में कन्वर्ट करके आपको दिए, तो बात तो वही हो गई। जैसे तो अमालगमेशन डीमर्जर टाइप का ही प्रोसेस हो गया, वहाँ शेयर्स के फॉर्म में था या म्यूचुअल फंड यूनिट्स के फॉर्म में है। तो इन दैट केस ऑल्सो पुराना होल्डिंग पीरियड भी नई स्कीम में काउंट होगा। ये कॉमन सेंस वाले पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं। और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रिगार्डिंग भी सेम पॉइंट बोला है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक तो आपको समझ आया होगा। इसके बाद पेज नंबर 4 पे अगर आप देखेंगे तो एक सेक्शन नंबर 47 है। सेक्शन नंबर 47 आप ये एक लिस्ट है,
यहाँ पे इतना बोला है कि एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर कब नहीं माना जाएगा। तो देखो हमने अभी आगे जब चार्जिंग सेक्शन देखा तो उसमें हमने देखा कि कैपिटल असेट को जब ट्रांसफर करते हैं प्रीवियस ईयर में तब वो कैपिटल गेन की तरफ बढ़ती है। तो मैंने जो ट्रांसफर वर्ड बोला था वो डिफाइंड था, हमने ऊपर देखा वो सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट एटसेट्रा। तो ट्रांसफर वर्ड में क्या कवर नहीं होता है वो सेक्शन 47 बता रहा है। देखो आप याद भी रख सकते हो, सेक्शन 2 का क्लॉज 47 ट्रांसफर को डिफाइन करता है और मेन सेक्शन 47 क्या ट्रांसफर में इंक्लूड नहीं होता उसको क्लैरिफाई करता है। तो यू कैन गो फॉर बोथ। तो व्हाट डज नॉट कंस्टिट्यूट ट्रांसफर, अब इसमें इन्होंने क्लियर किया कि ट्रांसफर में क्या क्या कंस्टिट्यूट नहीं होगा। पहला पॉइंट देख लेते हैं, एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल असेट ऑन टोटल और पार्शियल पार्टीशन ऑफ एचयूएफ। तो जब एचयूएफ का बंटवारा होता है और उसमें से प्रॉपर्टी का हिस्सा एचयूएफ के घर के सारे मेंबर्स को मिलता है, इट डज नॉट कंस्टिट्यूट ट्रांसफर, ये क्लियर किया। इसके बाद एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल असेट अंडर अ गिफ्ट और इररिवोकेबल ट्रस्ट, ये भी क्लियर कर दिया। तो इसमें भी कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। ट्रांसफर ऑफ असेट फ्रॉम होल्डिंग कंपनी टू इट्स होल्ली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हुआ तो भी नो ट्रांसफर। अमालगमेटिंग, अमालगमेटेड, डीमर्जर, रिजल्टिंग, इनमें भी तो होता है ऑन पेपर ट्रांसफर। तो इन सारे केसेस में भी कोई कैपिटल गेन अराइज नहीं होता, ये आप ध्यान रखना। इसके बाद हम बात कर रहे हैं ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बाय अ शेयर होल्डर held in the amalgamating company in a scheme of amalgamation if such transfer is made as a consideration by way of allotment of shares in the amalgamated Indian company। वही बात हो रही है, ट्रांसफर ऑफ रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स एनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी आउटसाइड इंडिया बाय नॉन रेसिडेंट टू अनदर नॉन रेसिडेंट। मतलब रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है जिसका एक्सचेंज रूपी में होता है और दो नॉन रेसिडेंट्स इंडिया के बाहर आपस में वो एक्सचेंज करें, तो इंडिया में तो कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो नहीं रहा है, इसलिए बोला। रिडेम्पशन ऑफ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ऊपर बात हुई थी कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आप ले लो, मेच्योरिटी पे कैपिटल गेन नहीं लगेगा। ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल असेट टू गवर्नमेंट, यूनिवर्सिटी, नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्ट गैलरी, एनी वर्क ऑफ आर्ट, बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट, ड्राइंग, पेंटिंग, प्रिंट, ये सारी चीज़ें अगर आप इन लोगों को ट्रांसफर करते हो, जैसे आपके पास कोई बहुत महंगी पेंटिंग है, कोई आर्ट वर्क की चीज़ है और आपने नेशनल म्यूजियम को डोनेट कर दी या बेच दी, डोनेट करने में तो पैसा आएगा ही नहीं, बेच दी आपने, तो उस सेल के ऊपर जो पैसा आपको मिला, प्रॉफिट तो हुआ ही है, लेकिन उस पर टैक्सेबिलिटी नहीं आती, खुद ले रहे हैं ना वो, इसीलिए। ट्रांसफर मेड आउटसाइड, क्योंकि फिर वो नेशनल म्यूजियम वाले हैं, आर्ट गैलरी वाले हैं, उससे अच्छा पैसा कमाएंगे, एग्जीबिशन में रखेंगे, लोगों से टिकट का वसूलेंगे, तो उनका फायदा है ना, इसलिए वहाँ टैक्सेबिलिटी नहीं रखी है। वापस से रुपये डिनोमिनेटेड बॉन्ड वाला पॉइंट आ गया, कन्वर्जन वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज, रिवर्स मॉर्गेज हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था, मैंने आपको बिजनेस इनकम वाले में भी बताया था, बीच में एक पॉइंट कहीं पे आया था, मैंने आपको बोला था कि बैंक वालों की स्कीम होती है कि अगर कोई एजेड पर्सन है, उसके पास प्रॉपर्टी है लेकिन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज करके हर महीने का अपना लिविंग एक्सपेंस बैंक से ले सकता है और उसकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी बैंक वालों की हो जाएगी। फिर भी अगर उसकी डेथ के बाद बैंक वालों से वो प्रॉपर्टी कोई रिलीज करवाना चाहता है, उनका रिलेटिव या कोई, तो जितना भी पैसा बैंक ने उनको दिया था वो विद इंटरेस्ट अगर वो पे कर दे तो फिर वो प्रॉपर्टी लेके जा सकता है। दैट स्कीम इज द रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। ये ट्रांसफर्स जो होते हैं बैंक वालों को, जो प्रॉपर्टी मिलती है ना, तो उसमें भी कैपिटल गेन नहीं आता। ट्रांसफर बाय अ यूनिट होल्डर अंडर द कंसोलिडेशन प्लान स्कीम्स ऑफ अ म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो ये बोला हुआ है इन्होंने, ट्रांसफर बाय यूनिट होल्डर अंडर कंसोलिडेटेड प्लान एंड स्कीम ऑफ अ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड्स के ट्रांसफर में कैपिटल गेन नहीं आएगा। तो आई होप यहाँ तक तो समझ आया होगा। अब हमने इसमें वैसे काफ़ी सारा देख लिया है, आगे जो पॉइंट्स हैं ईयर ऑफ चार्जेबिलिटी से वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें फिर आगे कैलकुलेशंस एंड ऑल वाला पार्ट भी आएगा, तो मैं आपको वो चीज़ एक बार बोर्ड पे प्रॉपरली लिख के समझा दूंगा। और वो जो 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर्स वाला पॉइंट है वो भी हम वापस से उसमें डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको डायग्राम जैसा बनवा दूंगा, तो अगर नहीं क्लियर हुआ हो तो उसमें कवर अप हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया आराम से उसको एक बार आप देख लो, समझ लो, क्योंकि चैप्टर वैसे पीजीबीपी जितना बड़ा नहीं है, उससे आधा ही है समझो, और होपफुली हम 4 से मैक्सिमम 5 लेक्चर्स में इसको बहुत ही अच्छे से वाइंड अप कर सकते हैं। बट जितना अभी पढ़ाया एक बार पहले अच्छे से कंप्लीट कर लो, ताकि आगे बढ़ें तो फिर आपको कुछ मिक्सअप नहीं हो जाए, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो जाए। ये सारी चीज़ें अभी तक जो बताई वो एकदम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।